हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th कक्षा 11वीं की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी रोजगार कौशल का यूनिट 1 का लेसन 2 यानी संचार कौशल का वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है अमित जैन। आइए देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में जो शब्द है वर्बल, इसका लैटिन वर्ड होता है शाब्दिक, यानी ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जिसमें शब्दों का उपयोग किया गया हो। इस प्रकार के संचार को मौखिक संचार या शाब्दिक संचार कहते हैं। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये दो प्रकार के होते हैं, मौखिक संचार या फिर अमौखिक संचार। इन शॉर्ट, वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का उपयोग मौखिक रूप से बोलकर या लिखकर किया जा सकता है। चलिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स communication through spoken and written words. It implies use of words which makes language. It is the ability to communication by using words. यानी मौखिक संचार का अर्थ है कि बोलचाल और लिखित शब्दों के माध्यम से जो संचार किया जाता है, इस प्रकार के संचार को मौखिक संचार कहा जाता है। इसका तात्पर्य उन शब्दों के उपयोग से है जो भाषा बनाते हैं, अतः ये शब्दों का उपयोग करके संचार करने की एक क्षमता है। चलिए देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार, रिटन कम्युनिकेशन यानी कि अमौखिक संचार। ओरल कम्युनिकेशन में शब्दों को बोलकर व्यक्त किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के समूह तक। रिटन कम्युनिकेशन में यही संचार लिख के किया जाता है, इसलिए इसको रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है या फिर अमौखिक संचार कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को। ओरल कम्युनिकेशन implies communication through mouth. It includes individuals conversing with each other, be it direct conversation or telephonic conversation. Speeches, presentations, discussions are all form of oral communication. मौखिक संचार का अर्थ है कि मुंह के माध्यम से संचार। इसमें एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। ये प्रत्यक्ष वार्तालाप या टेलीफोनिक बातचीत हो सकती है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे भाषण, प्रस्तुतियाँ, चर्चाएं, ये सभी मौखिक संचार के स्वरूप हैं, इनके रूप हैं। आइए अब देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इमीडिएट फीडबैक यानी तत्काल प्रतिक्रिया। ओरल कम्युनिकेशन का एक बेनिफिट यह है कि इसमें आमने सामने जो दो या दो से अधिक व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो उनको उसी समय फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि वो पर्सनली एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात करते हैं। तो जो सेंडर अपनी जो भी बातें, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस व्यक्त करता है, वो रिसीवर रिसीव करके एट ए टाइम तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया दे देता है। इसलिए इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम इमीडिएट फीडबैक एक एडवांटेज के रूप में देखा जाता है। इसका ओरल कम्युनिकेशन का जो सेकेंड एडवांटेजेस है वो है टाइम सेविंग। ये समय की बचत करता है। जिस व्यक्ति से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके सामने होता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें में समय बच जाता है। यही कम्युनिकेशन अगर आप लिख के करते तो आपको लिखने में थोड़ा सा समय यूज़ होता। वहीं पर टाइम सेविंग कम्युनिकेशन होता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इकोनॉमिकल होता है, किफ़ायती होता है। ये किफ़ायती इसलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके सामने है, इसमें आप जब भी उससे कम्युनिकेशन करते हैं, आप डायरेक्टली एयर मीडियम से, हवा के माध्यम से उससे बात कर पाते हैं। और क्योंकि आप उससे हवा के माध्यम से बात करते हैं, इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता है। वहीं पर अगर अपन रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं वाया मोबाइल या फिर वाया ईमेल, वहाँ पर आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। इसलिए ओरल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल देखा जाता है।
इकोनॉमिकल ओरल कम्युनिकेशन का एक और बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें एक पर्सनल टच होता है। पर्सनल टच मतलब एक व्यक्तिगत एहसास होता है। हो सकता है जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो किसी सीरियस मैटर पे हो, तो उस तरह के कम्युनिकेशन में आपकी टोन, आपकी पिच चेंज हो जाएगी। तो सामने वाले व्यक्ति को एक अपनापन महसूस होता है जब आप ओरल टच या ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक और बेनिफिट है ओरल कम्युनिकेशन में कि इसमें गोपनीयता रहती है। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो बातें सिर्फ वहीं तक सीमित रहती हैं। इसके एवज में अगर हम देखें कि अगर हम एसएमएस लिखते हैं या एक ईमेल लिखते हैं और वो गलती से किसी त्रुटि की वजह से किसी अन्य व्यक्ति को चला जाता है, तो आपके जो मैसेज की गोपनीयता है वो भंग हो सकती है। ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उस व्यक्ति को आप सामने ही देख रहे हैं और जिस व्यक्ति से जो बात कहना चाहते हैं वो उससे पर्सनली कह सकते हैं। इसलिए इसमें आपके उपदेशों की, आपके संदेशों की गोपनीयता बरकरार रहती है। ओरल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ ग्रुप कम्युनिकेशन के रूप में स्कूलों में हम देख सकते हैं। समूह संचार के रूप में कोई एक टीचर अपने बच्चों को काफ़ी सारी जानकारी, नॉलेज शेयर करता है। चलिए देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ पे व्यक्त करे हैं, जैसे पुअर रिटेंशन, नो रिकॉर्ड्स, टाइम कंज्यूमिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, अनसुटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। इन पॉइंट्स को अपन समझते हैं। पुअर रिटेंशन मतलब धारणा शक्ति। धारणा शक्ति मतलब जब हो सकता है कि एक हफ्ते पहले किसी व्यक्ति ने आपसे कोई बात कही थी, लेकिन अब वो बात आपको पूरी तरह से याद नहीं है या उसके कुछ अंश याद हैं। तो देखा जाए, अगर आप लिखकर किसी व्यक्ति से कोई कम्युनिकेशन करते तो वो याद रहता, वो हमें जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसको देख कर समझ सकते थे कि उसमें कितने पॉइंट्स हैं, क्या क्या बातें उसमें शामिल थी। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में छोटी छोटी सेंटेंस या छोटे सेंटेंस तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सेंटेंस या बड़ी बातें याद करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। इसलिए ये ओरल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज माना जाता है कि इसमें धारणा शक्ति या याद रखने की शक्ति कमज़ोर होती है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कानूनी रूप में, साक्ष्य के रूप में इसको प्रकट नहीं किया जा सकता। किसने किससे क्या बात कही है, किसी प्रकार की सिचुएशन में अगर कानूनी रूप में एक अपन कह सकते हैं सबूत के रूप में इसको पेश किया जा सकता है या नहीं। नहीं, ओरल कम्युनिकेशन में कहीं कहीं बातें का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इसको सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। ओरल कम्युनिकेशन का भी आपने देखा कि टाइम सेविंग फीचर होता है, वहीं पे टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक बात को कहने के लिए आपको पर्सनली किसी व्यक्ति के पास, जैसे मान लीजिए बॉस को आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबर बतानी है और बॉस आपसे 2 घंटे की दूरी पर रहते हैं, तो वो एक 5 मिनट की बात या 2 मिनट की बात बताने के लिए आपको 2 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा। इस कंपैरिजन में कि आप उनसे वो बातें मोबाइल पे भी कह सकते थे, लेकिन बात की सिक्रेसी को रखते हुए आपको वो बात पर्सनली जाके कहनी होगी, इसलिए ये प्रोसेस को कई बार टाइम कंज्यूमिंग भी देखा जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी हो सकता है आपके ऑफिस में 2 व्यक्ति राम नाम के काम करते हों और आपके बॉस ने किसी एक व्यक्ति को, अपने पियून को कुछ इन्फॉर्मेशन देने को कहा था। आपके बॉस ने जब इन्फॉर्मेशन देने को कहा तो आपने सिर्फ फर्स्ट नेम यूज़ किया, जबकि वो एक राम शर्मा था, एक व्यक्ति उनमें से राम वर्मा था। आपके बॉस ने राम को राम शर्मा के लिए कहा था, लेकिन आपने गलतफहमी हो गई आपको, प्यून को, और वो राम को जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता है, जिससे राम वर्मा प्रेजेंट नहीं हो पाता और राम शर्मा सर के सामने प्रेजेंट हो जाता है। तो कई बार ओरल कम्युनिकेशन में इस प्रकार की गलतफहमी होती है। वहीं पर देखा जाए तो अनसुटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस, लंबे संदेशों के लिए ओरल कम्युनिकेशन उपयुक्त नहीं होता है। छोटे संदेशों के लिए ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लंबे संदेशों के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। कई प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है बोलते बोलते हम काफ़ी बातें भूल जाएं, या जो कंटेंट हमें अपने कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ करने थे वो टॉपिक हम यूज़ नहीं कर पाए, उसको शेयर नहीं कर पाए। चलिए अब देखते हैं ओरल कम्युनिकेशंस के क्या क्या
फॉर्म्स होते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इंटरव्यूज, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, नेगोशिएशंस, मीटिंग्स, लेक्चर, स्पीच, प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप आदि जगह पर ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल आपको पता है, एक स्टूडेंट एक टीचर से या एक टीचर अपने स्टूडेंट से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है। इंटरव्यू में एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पैनल्स, एक ग्रुप ऑफ एडमिन्स किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, तो वो इंटरव्यू भी, पर्सनल इंटरव्यू भी एक तरह से ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। टेलीफोन पे जो कन्वर्सेशन किया जाता है, टेलीफोन पे जो भी बातचीत करी जाती है, वो भी ओरल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को किसी शॉप पर जाकर मोल भाव करते हुए देखा होगा। मोल भाव जब करते हैं तो दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, उसके रेट के ऊपर मोल भाव करते हैं, वो भी एक प्रकार का एक एग्जाम्पल है ओरल कम्युनिकेशन का। मीटिंग्स हो गई, लेक्चर्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गया, ये सब भी एग्जाम्पल्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के। चलिए अब देखते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। A written communication means the sending of messages, orders or instructions in writing through letters, circulars, manuals, reports, telegrams, office memos, bulletins, etc. It is a formal method of communication and is less flexible. It is generally used when the audience are in a distant location or when a permanent record is required to be kept for a use as a reference to solve any future problem. In other words, any messages exchanged between two or more persons that make use of written words is called as a written communication. चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। एक लिखित संचार का अर्थ है ऐसा संचार जिसमें पत्र, परिपत्र, मैनुअल, रिपोर्ट, टेलीग्राम, कार्यालय ज्ञापन, बुलेटिन आदि के माध्यम से कोई संदेश या कोई आदेश या कोई निर्देश का भेजा गया हो या उसे प्राप्त किया गया हो। इस प्रकार के संचार को लिखित संचार कहते हैं। यह संचार का एक औपचारिक तरीका होता है और ये कम लचीला होता है। औपचारिक तरीका इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, संस्थाओं में, स्कूल्स में सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक ऑर्डर में चलती हैं। कम्युनिकेशन जो होता है प्रिंसिपल टू टीचर्स, टीचर्स टू स्टूडेंट्स होता है, एक फॉर्मल तरीका होता है। इसी प्रकार से कम लचीला इसलिए होता है क्योंकि इसमें काफ़ी लिखा पढ़ी होती है। आपको पेन एंड पेपर या सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से सॉफ्ट फॉर्म में आपको ये कम्युनिकेशन करना पड़ता है। इसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है जब दर्शक दूर के स्थान पर हो या फिर जब भविष्य में किसी समस्या को हल करने के लिए किसी संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता हो। यानी कि हो सकता है कि कल को किसी प्रकार की ज़रूरत एक रिकॉर्ड के फॉर्म में कोई दस्तावेज की आवश्यकता हो और अगर आपने वो और मतलब इसको रिटन कम्युनिकेशन फॉर्म में उस कम्युनिकेशन को पूरा किया था तो एक रिकॉर्ड के फॉर्म में वो आपके पास अवेलेबल होता है और उसका फ्यूचर यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी संदेश को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब आदान प्रदान होता है जो कि खास तौर पर लिखित शब्दों का उपयोग करते हुए किया जाता है, इस प्रकार के संचार को लिखित संचार कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि रिटन कम्युनिकेशंस के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का कई एडवांटेजेस होते हैं जैसे वाइड एक्सेस, इसकी पहुंच ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी, इसमें सटीकता होती है। लेंदी मैसेजेस, इसके जो मेन बेनिफिट है ये है कि आप इसमें लंबा मैसेजेस या लंबा संदेश भी लिख सकते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड, ये परमानेंटली रिकॉर्ड करके सेव किया जा सकता है। लीगल एविडेंस के रूप में इसका या कानूनी साक्ष्य के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक निश्चित जिम्मेदारी इसके अंदर होती है। जिस व्यक्ति के लिए ये कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसी व्यक्ति तक ये कम्युनिकेशन पहुंचता है। कन्वीनियंस होता है, सुविधाजनक होता है कई सारी चीज़ों को लेकर, कई सारे पैरामीटर्स को लेकर। चलिए देखते हैं, इसका पहला पॉइंट को समझते हैं। ज़्यादा पहुंच से यहाँ पर क्या मतलब है। ओरल कम्युनिकेशन में जितने लोग आपके सामने आए हैं, जितने लोग एट ए टाइम प्रेजेंट हैं, वो कम्युनिकेशन सब उतने लोगों के बीच में ही होता है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन को आप ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मोर देन थाउजेंड्स पीपल्स को या मतलब अदर कंट्रीज़ में जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ तक भी अपने कंटेंट्स को आप पहुँचा सकते हैं, अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स को आप रिटन फॉर्म में पहुँचा सकते हैं। तो इसका जो एक्सेस है सिर्फ एक लोकल लेवल पर नहीं होता, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है।
इसकी खास बात यह है कि इसमें सटीकता होती है। बोलते टाइम कई बार कई व्यक्ति, कई जो प्रेजेंटेशन होता है या जो स्पीकर होता है, वो कुछ कंटेंट्स को अपने लेक्चर में शामिल करना भूल जाता है। लेकिन जब आप किसी कंटेंट को किसी से कम्युनिकेशन लिखित फॉर्म में करते हैं तो आप उसमें एक्यूरेसी का ध्यान देते हैं, उसमें मात्राएं, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर और सारे कंटेंट्स की पूरी जांच करके ही उस मैसेज को आगे भेजते हैं। इस प्रकार से रिटन कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी भी होती है, यानी सटीकता होती है। ये लेंदी मैसेजेस के लिए भी उपयोग किया जाता है। संदेश छोटा हो या बड़ा, आप रिटन कम्युनिकेशन को लंबे से लंबे या बड़े से बड़े संदेशों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और ख़ास उपयोग ये है कि जो भी रिटन कम्युनिकेशन होता है उसकी आप कॉपीज़ बनाकर उसको परमानेंटली रिकॉर्ड बनाकर सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। भविष्य में किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए भी अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है रिटन कम्युनिकेशन का कि ये लीगल एविडेंस यानी कानूनी साक्ष्य के रूप में भी इसको उपलब्ध कराया जा सकता है और ये कानूनी रूप से मान्य होता है। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, निश्चित जिम्मेदारी, यानी अपन कह सकते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन में जिस व्यक्ति के लिए जो कमांड दी गई है वो कमांड या वो कंटेंट उसी व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से ये रिटन कम्युनिकेशन निश्चित जिम्मेदारी का भी एक एडवांटेजेस के रूप में देखा जा सकता है। कन्वीनियंस होता है, सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक इसलिए होता है, इन दिनों आप डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हुए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आदि का यूज़ करते हुए या ऑफिस सूट या ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हुए कई सारी फैसिलिटीज़ के साथ उसमें इनबिल्ट सिंबल्स, ग्रामर, एक्सेट्रा फीचर्स का यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं और सामने वाले को या फिर रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ आइए अब हम देखते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का पहला डिसएडवांटेजेस है टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, लैक ऑफ सक्रेसी होती है, इम्पर्सनल होता है और डिलेड फीडबैक होता है। यानी कि समय की खपत होती है। आप कोई भी रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको आपको लिखना पड़ रहा है, उसको आपको चेक करना पड़ रहा है। मान लीजिए अगर आप पेन और पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेन एंड पेपर के इस्तेमाल करते हुए रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आपको लिखने में काफ़ी टाइम यूज़ होता है। वहीं पर अगर आप सॉफ्ट स्किल्स का यूज़ करते हुए सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कोई रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको इक्विपमेंट्स की यूज़ होती है आदि, इसलिए ये महंगा भी होता है। लैक ऑफ सिक्रेसी, सिक्योरिटी की कमी। हो सकता है कि जिस पीसी पे आपने या जिस कंप्यूटर पे आपने अपना ये रिटन कम्युनिकेशन यूज़ किया है वहाँ पे कोई और व्यक्ति उस आपके डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकता है, कॉपी कर सकता है, उसको शेयर कर सकता है, या फिर जिस व्यक्ति को आप ये रिटन कम्युनिकेशन भेज रहे हैं किसी प्रकार की थोड़ी बहुत एड्रेस की गलती की वजह से वो कहीं और जा सकता है, जिसकी वजह से इसकी सिक्रेसी में कमी होती है। एक और बड़ा डिसएडवांटेजेस रिटन कम्युनिकेशन का ये है कि इसमें एक इम्पर्सनैलिटी होती है, मतलब ये अव्यक्तिगत होता है, इसमें एक पर्सनल फीलिंग नहीं होती है। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उसके सामने पर्सनली खड़े होकर फेस टू फेस बात करते हैं तो एक एहसास होता है, एक फीलिंग आती है। सामने वाले का एक्सप्रेशन देख के, सिचुएशन देख के हमें ऐसा लगता है कि हमें उससे क्या बात, किस टोन में, कितनी पिच में, कितनी गंभीरता से कोई बात हमें उससे करनी चाहिए। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में वो एहसास की कमी रहती है, इसलिए रिटन कम्युनिकेशन का ये एक और डिसएडवांटेजेस है। इसमें एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो फीडबैक है वो डिलेड मिलता है। आपने देखा होगा कि ओरल कम्युनिकेशन में जिस प्रकार से कम्युनिकेशन का जो फीडबैक होता है वो एट अ टाइम मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। वहीं पर ज़रूरी नहीं है कि रिटन कम्युनिकेशन में आपको फीडबैक एक ही टाइम पे, सिमिलर टाइम पे मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी व्यक्ति को कोई मैसेज भेज रहे हो, चाहे वो पेपर के फॉर्म में हो या चाहे वो ई पेपर के फॉर्म में हो, तो वो लेटर या वो उसको कब मिलता है या फिर वो व्यक्ति उस लेटर को कब ओपन करता है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए रिटन कम्युनिकेशन का ये एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो फीडबैक है वो देर से मिलता है। चलिए अब देखते हैं कि रिटन कम्युनिकेशंस के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन के जो कई फॉर्म्स हैं उसको मैंने यहाँ पे व्यक्त किया है, जैसे ईमेल, वेबसाइट, मेमोरेंडम, लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, सर्कुलर्स,
मैनुअल, हैंडबुक, ऑर्डर्स, इंक्वायरीज, कंप्लेन, कोटेशंस। इन सब से आप कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ में इन सारे शब्दों को जानते हैं, समझते हैं। फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको कुछ पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। ईमेल का आपको यूज़ मालूम है। ईमेल में आप एक व्यक्ति कोई कंटेंट को ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से उसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए किसी कंटेंट को आप सेंड कर सकते हैं, और ये सारा जो कंटेंट होता है रिटर्न फॉर्म में होता है। वेबसाइट पर कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे कंटेंट होते हैं जो वर्ड्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इमेजेस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इस तरह से ये वेबसाइट भी एक प्रकार का रिटर्न कम्युनिकेशन माना जाता है। मेमोरेंडम्स, ज्ञापन, कई बार कई लोगों को मेमोरेंडम्स दिया जाता है, वो भी रिटर्न फॉर्म में होता है जिसमें उनको सम्मान दिया जाता है। लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, पत्र, रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र, नियमावली, हैंडबुक आदि भी रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि सार्वजनिक रूप से बोलना। क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग, इसको डिटेल में समझने के लिए हम थोड़ा सा इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग जो होता है वो क्या होता है, उसको आइए देखते हैं, समझते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज अ प्रोसेस और एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पीच टू अ लाइव ऑडियंस। सार्वजनिक बोल एक लाइव दर्शकों के लिए भाषण देने की प्रक्रिया या कार्य होता है। अन्य शब्दों में किसी प्रकार की औपचारिक या अनौपचारिक संदेश को, भाव या जानकारी को आदि को जब एक व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए समूह में संबोधित किया जाता है उसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के आपको कई प्रकार के एग्जाम्पल्स पता होंगे, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी पे आपके जो भी रीजनल ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे गैदरिंग होती है, और वहाँ पे जो हायर स्पीकर्स होते हैं वो आकर संबोधित करते हैं अपने प्रजा को। इस प्रकार से देखें तो पब्लिक स्पीकिंग एक बड़ा ही हिम्मत वाला काम है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि पब्लिक स्पीकिंग करते टाइम लोगों के सामने स्टेज पे जाने पर उनके पसीने छूटते हैं। कई लोग घबरा जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग करते टाइम, और कई लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अपने आप को एक इफेक्टिव स्पीकर बनाने के लिए, एक अच्छा स्पीकर बनाने के लिए, एक अच्छा वक्ता बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि जो श्रोतागण हैं वो आपको बहुत अच्छे से सुने, समझें और आपको अच्छे से फीडबैक दें। चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग की 3 P's को फॉलो करना होगा। वो जो 3 P's हैं वो इंग्लिश वर्ड्स हैं, प्रिपरेशंस, प्रैक्टिस और प्रेजेंस, और ये तीनों ही शब्द जो हैं इंग्लिश के लेटर P से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के 3 P's के फॉर्म में इनको जाना जाता है। ये जो 3 P's हैं इसमें जो पहला P है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिपरेशन को, दूसरा P रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिस को, और जो तीसरा P है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस को। अगर हम इन 3 P पर काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर्स के रूप में उभर कर सामने आए। चलिए देखते हैं इन 3 P पर काम कैसे किया जा सकता है। सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए जो 3 P हैं उसमें पहला P होता है प्रिपेयर, जिसका मतलब होता है तैयारी। तैयारी करने से मतलब यहाँ पर यह है कि जिस टॉपिक को लेकर आप पब्लिक में जाकर, पब्लिक के बीच में जाकर स्पीकिंग देने वाले हैं, भाषण या लेक्चर देने वाले हैं, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करें। ये जानें, ये विचार करें कि आपके श्रोता, जो आपके ऑडियंस हैं, वो आपसे उस टॉपिक को लेकर या उन चीज़ों को लेकर या उस बात को लेकर क्या जानना चाहती हैं। उस उत्कृष्ट तरीके के बारे में, उस एक्सेलेंस मेथड के बारे में सोचिए या विचार करें जिससे आप अपने श्रोताओं को, अपनी ऑडियंस को अपना विषय या अपना टॉपिक को अच्छे से समझा सकें। ये लिखें कि आप क्या कहने की योजना बना रहे हैं और इसका अभ्यास करें। दूसरा जो P है वो है प्रैक्टिस यानी अभ्यास।
चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। पहले खुद से अभ्यास करें, शीशे के सामने अभ्यास करें, अपने परिवार और मित्र के सामने अभ्यास करें और उनसे पूछें कि वो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, जब आप कांच के सामने खुद खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आप शुरू में घबराएं, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी गलतियां समझ में आती जाएंगी। आपका जो माइंड और एक्सप्रेशन का जो कैलिब्रेशन है वो साफ होगा, आपको हैबिट होगी और ये एक दिन खत्म हो जाएगी। अपने परिवार और मित्र के सामने भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उनसे पूछें कि वो आपकी इस प्रैक्टिस के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स को आपके प्रेजेंटेशन में किसी प्रकार की कुछ गलती लगती है तो वो आपको बताएंगे और आपको उस वीक पॉइंट्स पर काम करना होगा। प्रैक्टिस में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि स्पष्ट रूप से उच्चारण करें, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलें, सही गति में बोलें। गति आपके बोलने की ना बहुत तेज होना चाहिए ना ही बहुत धीमी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे आपको ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो टारगेट ऑडियंस है उनमें कई लोगों के जो एबिलिटीज़ हैं, मतलब जो लर्निंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो कई लोगों की बहुत स्पष्ट होती हैं और कई लोगों की। इसी प्रकार से जो थर्ड पी होता है परफॉर्म, यानी कि प्रदर्शन। प्रदर्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। गहरी सांस लें। यदि आप बेचैनी महसूस करते हैं स्पीकिंग के दौरान, आपने क्या तैयार किया है उसके बारे में विचार करें और आत्मविश्वास से बोलना आरंभ करें। इस प्रकार से इन 3 पी को फॉलो कर कर आप प्रैक्टिस कर आप एक बहुत ही अच्छे स्पीकर्स के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।